आपने धुरंधर तो देखी ही होगी। रणबीर सिंह की वो शातिर अदा, वो पाकिस्तान के अंदर घुसता हुआ जासूस। और आपने सोचा होगा, क्या ये सच में होता है? इंडिया और पाकिस्तान, दो मुल्क, एक दीवार। लेकिन इस दीवार के पार कुछ ऐसा भी होता रहा है जो ना किसी न्यूज़पेपर में छपा, ना किसी न्यूज़ चैनल पे आया। आज हम आपको सुनाते हैं असली कहानी। वो कहानी जो मूवी से भी ज्यादा खतरनाक है और जो इंडिया ने कभी ऑफिशियली स्वीकार नहीं की। ये फाइल आज भी क्लासिफाइड है, लेकिन जो सच सामने आया है वो रुला देता है और गर्व भी भरता है, दोनों एक साथ। इस कहानी का हीरो था ब्लैक टाइगर, एक आदमी जिसने अपना नाम, अपना धर्म, अपनी जिंदगी सब कुछ देश के लिए मिटा दिया और रिटर्न में मिला सिर्फ खामोशी। राजस्थान, वो धरती जो अपने बहादुर वॉरियर्स के लिए जानी जाती है। और इसी धरती के एक छोटे से शहर में, श्री गंगानगर, एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने पाकिस्तान की आर्मी की नींद उड़ा दी। साल था 1952। 11 अप्रैल को रविंद्र कौशिक का जन्म हुआ। उनके पिता इंडियन एयरफोर्स में थे, तो देश की सेवा खून में ही थी। लेकिन रविंद्र की दुनिया थोड़ी अलग थी। पिताजी यूनिफॉर्म में थे, लेकिन रविंद्र की आंखें हमेशा स्टेज की तरफ रहती थी। वो एक्टर बनना चाहता था। वो कैरेक्टर्स में घुस जाता था, इतना कि लोग भूल जाते थे ये असली इंसान है या रोल निभा रहा है। राजस्थान के छोटे छोटे गांवों में वो नाटक करता था, कभी राजा, कभी सिपाही, कभी फकीर। लोग दंग रह जाते थे, यार ये लड़का तो कैरेक्टर में घुस जाता है पूरी तरह। ये टैलेंट था उसका, और इसी टैलेंट में उसे एक दिन रॉ तक पहुंचा दिया। एक रात नाटक के बाद ऑडियंस ताली बजा रही थी, सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। लेकिन भीड़ में एक शख्स था जो ताली नहीं बजा रहा था। वो सिर्फ देख रहा था, नोट कर रहा था, सोच रहा था, ये वो इंसान है जो हमें चाहिए। उस ऑफिसर की नोटबुक में एक नाम लिखा गया, रविंद्र कौशिक। उसे पता नहीं था कि ये नोट करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट होगी। बहुत जल्द एक फोन कॉल आने वाली थी जो सब बदल देगी। 1973 में रविंद्र ने एसडी बिहानी पीजी कॉलेज से बीकॉम किया। अपने पिता से कहा, पापा, दिल्ली में एक काम मिला है। पिता ने सोचा बेटा जॉब करने जा रहा है, लेकिन जो हो रहा था वो किसी की कल्पना से भी परे था। 1973, दिल्ली। एक फोन आया। उस फोन पे जो बात हुई वो आज भी क्लासिफाइड है, लेकिन इतना पता है कि रविंद्र ने हां बोल दिया। और उस हां के बाद रविंद्र कौशिक नाम का कोई इंसान इंडिया में नहीं रहा। रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंडिया की सबसे खतरनाक, सबसे सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी, 1968 में बनी, प्राइम मिनिस्टर के सीधे अंडर काम करती है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है ऑफिशियली कोई नहीं जानता। रविंद्र को एक कमरे में बैठाया गया, सामने दो ऑफिसर्स, ना कोई फॉर्मल इंटरव्यू, ना कोई फॉर्म, बस एक सवाल, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो? अपना नाम, अपना धर्म, अपना घर, सब कुछ छोड़ सकते हो? रविंद्र ने आंखें मिलाईं और बोला, हां। अगले 2 साल दिल्ली में इंटेंसिव ट्रेनिंग, उर्दू सीखी, इतनी साफ कि नेटिव पाकिस्तानी भी नहीं पकड़ सकते थे। नमाज सीखी, रकत गिनती, कलिमा याद किया, कराची की गलियों के नक्शे दिमाग में बसा लिए और हर रोज एक ही अभ्यास, कैरेक्टर में रहना। रविंद्र कौशिक को पूरी तरह मरना था। 1975, एक दिन रॉ की ऑफिस में रविंद्र कौशिक की सारी फाइल्स निकाली, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड्स, कॉलेज डिग्री, सब कुछ, और फिर नष्ट कर दिया गया। एक इंसान ऑफिशियली मर गया बिना मरे। उस इंसान की जगह पैदा हुआ नबी अहमद शाकिर, पाकिस्तानी, रहने वाला इस्लामाबाद, उम्र 23 साल, पाकिस्तान का पासपोर्ट, पाकिस्तानी हिस्ट्री, पाकिस्तानी एक्सेंट, बाहर से देखने में एक नॉर्मल पाकिस्तानी नौजवान, अंदर से इंडिया का सबसे खतरनाक हथियार। ट्रेन चल पड़ी, खिड़की से राजस्थान की मिट्टी दूर होती गई, सैंड ड्यून्स छोटी होती गईं, और रविंद्र की आंखों में कुछ था। वो अपनी माँ का चेहरा याद कर रहा था, अपने पिता की आवाज, अपनी जमीन, क्योंकि वो जानता था वो वापस नहीं आएगा, शायद कभी नहीं। कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, भीड़ भाड़ी सड़कें, अजान की आवाजें, और एक नया नाम लेकर चलता हुआ एक आदमी, नबी अहमद शाकिर। हर कदम पे खतरा था, एक भी गलती मतलब मौत। लेकिन वो चलता रहा, बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में। सबसे पहला काम, लेजिटिमेसी बनाना। रविंद्र ने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, LLB, लॉ की डिग्री। क्यों? क्योंकि एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी प्रोफेशनल पाकिस्तान आर्मी में ज्यादा आसानी से घुस सकता था। ये सब एक बड़े प्लान का हिस्सा था, और उसने जेन्युइनली डिग्री कंप्लीट की,
पाकिस्तानी प्रोफेसर्स के सामने एग्जाम्स दिए, पाकिस्तानी क्लासमेट्स के साथ पढ़ता रहा। कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं। नबी अहमद शाकिर, एक मेरिटोरियस पाकिस्तानी स्टूडेंट, अंदर से इंडिया का स्पाई। ये परफॉर्मेंस इतनी कमाल थी कि बॉलीवुड भी शर्मिंदा हो जाए। डिग्री के बाद अगले टारगेट की तरफ, पाकिस्तान आर्मी। सोचिए एक सेकंड के लिए, एक हिंदू राजस्थानी लड़का पाकिस्तान की फौज में भर्ती होना चाहता है। अगर पकड़ा जाता, फायरिंग स्क्वाड। लेकिन रविंद्र का ट्रेनिंग इतना सॉलिड था कि उसने अप्लाई किया, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। एंट्रेंस एग्जाम हॉल में सैकड़ों कैंडिडेट्स, सबके हाथ कांप रहे थे, और नबी अहमद शाकिर काम, कंपोज्ड, पेपर सॉल्व करता रहा। उसे पता था अंदर से कि एक और रोल शुरू होने वाला है, सबसे खतरनाक रोल, सबसे लंबा रोल। जब पहली बार पाकिस्तान आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी, उस पल को सोचिए। एक तरफ घर, माँ, हिंदुस्तान, दूसरी तरफ दुश्मन की सेना में घुसने का मौका। रविंद्र ने यूनिफॉर्म पहनी और वो पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर बन गया। मिशन स्टार्ट हो गया। मिलिट्री कैंटोनमेंट, क्लासिफाइड एरियाज, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, ट्रूप मूवमेंट्स, वो सब कुछ जो इंडिया सिर्फ सपने में सोच सकता था, रविंद्र अब उस सब का हिस्सा था। रोज सुबह वो पाकिस्तान आर्मी के लिए काम करता था और रात को इंडिया के लिए। 1979 कौशिक को प्रमोट किया गया मेजर। पाकिस्तान आर्मी में मेजर का मतलब है क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन तक एक्सेस, सेंसिटिव ऑपरेशंस की जानकारी। और रविंद्र के लिए ये एक सोने की चाबी थी। इंडिया के लिए इंफॉर्मेशन का दरवाजा खुल गया था। रोज वो क्लासिफाइड फाइल्स देखता था, ट्रूप मूवमेंट्स, वेपन स्टोरेज, ऑपरेशन प्लान्स, जो इंडिया की पूरी इंटेलिजेंस कम्युनिटी मिलके भी नहीं जानती थी, वो एक अकेले मेजर नबी अहमद शाकिर के हाथ में था। और वो सब कुछ सीधा इंडिया पहुंच रहा था। रॉ ने उसे एक मिनिएचर कैमरा दिया था, इतना छोटा कि कोट की सीम में छुपाया जा सके। रात को अकेले ऑफिस में लुकना, डॉक्यूमेंट्स की फोटोज लेना, कैमरा बंद करना, और सब कुछ इतने नेचुरली करना कि कोई शक ना करे। ये आदमी नर्व्स ऑफ स्टील का मालिक था। और फिर ट्रांसमिशन, एक छिपी हुई रेडियो सेट से कोड में मैसेजेस, कराची से दिल्ली तक, डैशेस और डॉट्स की जुबान में हिंदुस्तान की हिफाजत की खबरें जाती थीं। और दिल्ली में रॉ के ऑफिसर्स इन मैसेजेस को डिकोड करते थे और हैरान होते थे। इंडिया को पता चला कि पाकिस्तान कहां अटैक करने की सोच रहा है, कौन सी बटालियंस मूव हो रही हैं, कहां वेपन स्टोर्ड हैं। ये इंटेलिजेंस इतनी प्रिसाइज थी कि रॉ के सीनियर ऑफिसर्स बिलीव ही नहीं करते थे कि कोई इतने अंदर घुस सकता है। डिफेंस एनालिस्ट्स कहते हैं, रविंद्र कौशिक की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने 20,000 इंडियन सोल्जर्स की जान बचाई। एक अकेले आदमी ने, बिना किसी मेडल के, बिना किसी रिकॉग्निशन के, सिर्फ देश के लिए। खबर इंदिरा गांधी जी तक पहुंची। प्राइम मिनिस्टर खुद हैरान थी। उन्होंने पूछा, ये आदमी कौन है? ब्रीफिंग मिली और इंदिरा गांधी ने उसे एक नाम दिया, ब्लैक टाइगर। वो टाइटल आज भी इंडिया की इंटेलिजेंस हिस्ट्री में सबसे बड़ा टाइटल है, लेकिन पब्लिक में कोई नहीं जानता था। 1983 रॉ हेडक्वार्टर्स में एक गलत डिसीजन लिया गया। कौशिक से काफी वक्त से कोई मैसेज नहीं आया था। सीनियर ऑफिसर्स ने डिसाइड किया, एक और एजेंट भेजो, उनसे कांटेक्ट करो। लेकिन ये डिसीजन ब्लैक टाइगर के लिए मौत का परवाना बन गया। उस एजेंट का नाम था इनायत मसीहा। नया था, कम तजुर्बा था, और उसे एक ऐसा काम दिया गया जो बहुत जिम्मेदारी मांगता था, पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करना और रविंद्र कौशिक से सीधा मिलना। ये भूल गलतफहमी नहीं थी, ये एक ट्रैजिक ब्लंडर था। इनायत बॉर्डर क्रॉस करते वक्त आईएसआई की नज़र में आ गया। एक मामूली गलती, एक बेजरूरी मूवमेंट, और वो पकड़ा गया। पाकिस्तान की काउंटर इंटेलिजेंस इतनी शार्प थी कि एक नए एजेंट के लिए यहां एक पल भी सेफ नहीं था। आईएसआई का इंटरोगेशन रूम, वो जगह जहां इंसान टूट जाते हैं। इनायत पे टॉर्चर किया गया, दोनों दिन, दोनों रात। वो कितना टिकता? आखिरकार एक नाम निकल ही गया उसके मुंह से, मेजर नबी अहमद शाकिर। और उस नाम के साथ रविंद्र कौशिक का पूरा मिशन खत्म हो गया। एक डोमिनो गिरा और पूरा खेल पलटने लगा। इनायत ने नाम बताया, आईएसआई ने रिकॉर्ड खंगाले, मेजर नबी अहमद शाकिर की पूरी हिस्ट्री चेक की गई, और वो छोटी सी चूक मिली जो कंफर्म करती थी ये पाकिस्तानी नहीं था, ये एक इंडियन स्पाई था। रात के अंधेरे में आईएसआई के एजेंट्स रविंद्र के घर के बाहर आकर खड़े हो गए। आने वाले वक्त का अंदाजा रविंद्र को शायद हो गया था।
8 साल की मेहनत, 8 साल का खतरा, 8 साल की कुर्बानी, सब एक रात में, सब खत्म। हाथ में हैंडकफ्स पड़ गए। पाकिस्तान आर्मी के मेजर नबी अहमद शाकिर, असल में रविंद्र कौशिक, अरेस्ट कर लिए गए। जो वर्दी उन्होंने इंडिया की हिफाजत के लिए पहनी थी, वही उनकी गिरफ्तारी का सबूत बन गई। ये था इंडिया का ब्लैक टाइगर, अब पाकिस्तान की कैद में। सियालकोट इंटेरोगेशन सेंटर। 2 साल तक टॉर्चर किया गया। एक ही सवाल, कौन कौन है इंडिया के एजेंट्स? लेकिन रविंद्र कौशिक के मुंह से एक भी नाम नहीं निकला। 2 साल और इंडिया की इंटेलिजेंस इंटैक्ट रही। ये था ब्लैक टाइगर का असली जौहर। 1985 पाकिस्तान का कोर्ट। जज ने वर्डिक्ट सुनाया, सजाए मौत। मौत की सजा। वो इंसान जो इंडिया की 20,000 जानों की हिफाजत के लिए आया था, उसे मौत की सजा मिली। बाद में उम्र कैद में बदला, लेकिन ये राहत नहीं थी, ये सिर्फ धीमी मौत थी। साल गुजरते रहे। 1985, 1987, 1990, 1995। हर साल जेल की दीवार पे एक निशान। सियालकोट से कोट लखपत से मियांवाली, अलग अलग जेलें। वो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता रहा, और इंडिया चुप था। अंग्रेजी में, उर्दू में रविंद्र ने कई बार कोशिश की खबर भेजने की, अपनी माँ को, अपनी सरकार को। कुछ लेटर्स वापस आ गए, कुछ कहीं खो गए। वो अकेला था, एक ऐसी दुनिया में जहां उसका अपना देश भी उसे जानता नहीं था। ये है प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, स्पाई वर्ल्ड का सबसे दर्दनाक नियम। अगर एजेंट पकड़ा जाए तो सरकार कहेगी हम इसे नहीं जानते, और रविंद्र के साथ यही हुआ। रॉ ने ऑफिशियली कहा, नो रिकॉर्ड ऑफ सच पर्सन। ब्लैक टाइगर ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 21 नवंबर 2001, सेंट्रल जेल मियांवाली, पाकिस्तान। रविंद्र कौशिक ने अपनी आखिरी सांस ली। टीबी और हार्ट डिजीज ने ले ली उनकी जान। वो वहीं दफनाए गए, पाकिस्तान की मिट्टी में, अपने देश की मिट्टी से दूर। उनका कोई ग्रेवस्टोन नहीं। अब एक और कहानी जो रविंदर की कहानी से अलग है, लेकिन उतनी ही खतरनाक। 1970s में पाकिस्तान एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता था। कहूता रिसर्च लेबोरेटरीज, इस्लामाबाद के पास। वहां कुछ ऐसा हो रहा था जो इंडिया और इजराइल दोनों के लिए खतरा था। रॉ ने एक ऐसा प्लान सोचा जो सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन जीनियस था। कहूता के पास जो बार्बर शॉप्स थे, वहां पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स बाल कटवाने आते थे। रॉ एजेंट्स ने डिस्गाइज में वहां काम किया और फ्लोर से बालों के सैंपल्स चुराए। इन बालों को इंडिया में एनालाइज किया गया। रेडिएशन ट्रेसेस, यूरेनियम एनरिचमेंट के साइंस। कंफर्म हो गया, पाकिस्तान बॉम्ब बना रहा है। ये इंटेलिजेंस इतनी सॉलिड थी कि अमेरिका भी हैरान था। इंडिया ने इजराइल को बताया, दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। इजराइल का मुसाद और इंडिया का रॉ दोनों एक ही पेज पर आए। इजराइल एयर स्ट्राइक्स करने को तैयार था, इंडिया इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा था। वो मोमेंट था जब पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो सकता था, हमेशा के लिए। लेकिन फिर एक फोन कॉल आई। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने एक फोन कॉल में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जियाउल हक को बता दिया कि इंडिया उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में सब जानता है। पाकिस्तान ने रॉ का पूरा नेटवर्क खत्म कर दिया, और न्यूक्लियर बॉम्ब वो आज भी उनके पास है। अब चलते हैं सियाचिन की तरफ, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड। 1984 से पहले ये जमीन किसी की नहीं थी। सिमला अग्रीमेंट में इसका कोई जिक्र नहीं था, और पाकिस्तान ने सोचा यही मौका है। पाकिस्तान ने सीक्रेट प्लान बनाया, सियाचिन ग्लेशियर पे पहले अपनी आर्मी भेजो, जमीन कैप्चर करो। डेट फिक्स की गई, प्रिपरेशंस शुरू हो गईं। लेकिन एक बात पाकिस्तान भूल गया था, रॉ सब सुन रहा था। रॉ के सिग्नल इंटेलिजेंस रूम में एक ऑफिसर ने हेडफोन्स उतारे और सीनियर के पास भागा। पाकिस्तान का पूरा प्लान डिकोड हो गया था, डेट, रूट, ट्रूप नंबर्स, सब कुछ। इंडिया के पास सिर्फ कुछ दिन थे, और इंडिया ने उसे पूरी तरह यूज किया। ऑपरेशन मेघदूत। इंडियन आर्मी हेलीकॉप्टर्स रात को सियाचिन की तरफ उड़ी। -30 डिग्री टेम्परेचर, ब्लिजर्ड, लेकिन सोल्जर्स ने रुकने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की फौज जमीन पे पैदल चल रही थी। इंडिया के सोल्जर्स हेलीकॉप्टर से पहुंचे सबसे पहले। पाकिस्तान की फौज पहुंची तो उन्हें पता चला इंडिया पहले आ चुका है।
आज 40 साल बाद भी सियाचिन पे इंडिया का झंडा है, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड इंडिया के कंट्रोल में, और ये हुआ सिर्फ रॉ की वजह से, उस एक इंटरसेप्टेड मैसेज की वजह से। वापस आते हैं अपने ब्लैक टाइगर के पास। मियांवाली सेंट्रल जेल, पाकिस्तान। यही था उनका आखिरी ठिकाना। इस जेल की दीवारों में एक ऐसा इंसान बंद था जिसने इंडिया के लिए सब कुछ दिया, और इंडिया ऑफिशियली उससे जानता ही नहीं था। उन्हें वहीं दफनाया गया, पाकिस्तान की मिट्टी में। कोई ग्रेवस्टोन नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक माउंट, ब्लैक टाइगर, इंडिया का सबसे बड़ा स्पाई, एक गुमनाम कब्र में सो रहा है। जो सोल्जर्स यूनिफॉर्म में मरे उन्हें परमवीर चक्र मिला, जो करोड़ रुपए कमाए उन्हें पद्म भूषण मिला, लेकिन जो आदमी पाकिस्तान आर्मी में घुस के इंडिया की 20,000 जानों की हिफाजत की, उसे कुछ नहीं, ऑफिशियली वो था ही नहीं। यह है स्पाई की जिंदगी का असल सच। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो एक काम करो, शेयर करो, क्योंकि रविंद्र कौशिक को सरकार ने भुला दिया, लेकिन हम नहीं भूलेंगे। लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि ऐसे हीरोज की कहानियां हमेशा जिंदा रहें। जय हिंद।